सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज का जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसकी पूर्व पीठिका पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से विस्तृत रूप से चर्चित कर दिया है और इसका जो आयोजन है वो उज्जैन की महाकाल नगरी में आयोजित होने वाला है। और काशी चूंकि सर्व विद्या की राजधानी है और ये पवित्रतमा भूमि है और भगवान शिव की नगरी से महाकाल की नगरी में ये विषय प्रतिपादित होना है। इस विषय को लेकर के आज ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है। मैं काशी विद्वत परिषद की ओर से आप सभी अतिथियों का, आगंतुकों का, विशेषज्ञों का, आचार्यों का एक तंत्रेण सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच में विशेष रूप से हमारे विराजमान विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी भाई साहब, हम सबके आचार्य पुरोधा, काशी की विद्वत परंपरा के संवाहक और श्री काशी विद्वत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरु जी, और इस संगोष्ठी के मूलाधार जिसको कहा जाए हमारे श्रीमान डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डीजीएम पीसीएस टी भोपाल, महानिदेशक एवं वैज्ञानिक सलाहकार मध्य प्रदेश शासन, इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए समस्त आचार्य, मैं एक एक लोगों का क्रम लूंगा तो मुझे लग रहा बहुत समय लग जाएगा। मैं आप सबको सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे काशी प्रांत के संपर्क प्रमुख आदरणीय दीनदयाल जी भाई साहब, अन्य सभी आचार्यगण। विषय काल शक्ति को लेकर के चल रहा है, काल गणना को लेकर के चल रहा है। मैं चूंकि व्याकरण का छात्र हूं तो पहले मैं अपने विषय को थोड़ा आधारीकृत करते हुए फिर आपके विषय पे आता हूं। हमारे व्याकरण शास्त्र में दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वाक्यपदीय। उस वाक्यपदी में 3 कांड हैं, ब्रह्मकांड, वाक्य कांड और पद कांड। तो पठन पाठन में ब्रह्मकांड चलता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं, महाराज भर्तृहरि, चूंकि महाराज भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से है इसलिए इस विषय को मैं अवश्य कहना चाहूंगा। काल शक्ति उपाश्रितः, काल शक्ति की उपासना को लेकर के, काल शक्ति की व्याख्या को लेकर के हमारे व्याकरण शास्त्र में तो काल के निर्धारण के लिए महर्षि पाणिनि ने लकारों से उसकी विवेचना कर दी है कि किस लकार का प्रयोग किस काल में होगा। जैसे गतः रामः, तो भविष्यत काल का निर्धारण कर दिया। रामः गच्छति, वर्तमान काल का निर्धारण कर दिया। रामः गमिष्यति, भूतकाल का निर्धारण कर दिया। इसके बाद भी संभावित भूतकाल, संभावित भविष्य काल, संभावित वर्तमान काल, इस तरह से 10 लकारों में उसकी विवेचना करके आचार्य पाणिनि जी ने अपने विषय को रखा। लेकिन भगवान भर्तृहरि ने उस काल शक्ति की व्याख्या को दार्शनिक बनाते हुए कि काल शक्ति क्या है और काल शक्ति को कैसे किया जाए, साहित्य शास्त्रज्ञों ने भी उसको काल शक्ति को अपने यहां स्वीकार किया है। साहित्य शास्त्र के हमारे आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जो हमारे कला संकाय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और हमारे काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ शक्तियों को लेकर के काल शक्ति वाक्य की अखंडता को स्थापित करती है। वाक्यपदी में भर्तृहरि कहते हैं काल शक्ति वाक्य की अखंडता को स्थापित करने का एक साधन है। काल शक्ति के मुख्य रूप से जब भी हम जैसे अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततो अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, वहां जो काल शक्ति है, किसी भी वाक्य का निर्धारण काल शक्ति उस वाक्य के वास्तविक स्वरूप का, जिसको कहते हैं अखंड स्फोट तक परिधावन करती है काल शक्ति। ज्योतिष शास्त्र में काल शक्ति काल निर्धारण के रूप में ली गई है। आगम शास्त्र में काल शक्ति का निरूपण दूसरे ढंग से किया गया है। तो चूंकि ये काल जो ये हमारे यहाँ आया है, वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानं कारणम भवति, चूंकि काल शक्ति को लेकर के विषय चल रहा है, महाकाल की उस उज्जैनी को लेकर के विषय चल रहा है, और निश्चित ही जो हमारी सप्तपुरियां हैं, मोक्षदायिका नगरी हैं,
हमारे यहाँ कहा गया वेदात सर्वम प्रसिद्धति, वेद से ही सभी चीजों का निर्धारण होता है। तो उस उज्जैन का वैदिक काल से जो नाम था वो अवंतिका था। अवंतिकापुरी के नाम से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने उसको स्थापित किया है। और काशी जो है उस मोक्षदायिका के रूप में सर्वोत्तम नगरी माना है। उज्जैन साक्षात मोक्ष नहीं दे सकता है। अन्यानी तीर्थानी काशी प्राप्त करानी चा, अन्य जो तीर्थ हैं, अन्य जो 6 नगरियां हैं वो काशी को प्राप्त कराती है। और सौभाग्य से जब स्कंद पुराण का हम आलोडन करते हैं तो वो 6 नगरियां भी हमारे काशी में हैं और उनका परिक्षेत्र भी निर्धारण किया गया। असी संगमात, असी संगम से लेकर यहाँ का द्वारका क्षेत्र है, वरुणा से लेकर ओंकार तक का उज्जैन क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी काशी का जो भौगोलिक परिक्षेत्र है उन 6 नगरियों को, उज्जैन को भी काशी में रखा है। इसलिए और भी ये संगोष्ठी अपने आप को सफल बनाती है कि उज्जैन के महाकाल में जिस संगोष्ठी का आयोजन होना है उस संगोष्ठी की पूर्व पीठिका भगवान विश्वनाथ के पावन चरणों में हो रही है, जो 7 नगरियां यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में। इसलिए भी इसकी प्रासंगिकता और व्यवस्थित हो जाती है। काशी मित्रों प्रमाणीकरण की भूमि है। यहाँ भगवत पाद आदि शंकराचार्य को भी अपने प्रमाणीकरण के लिए आना पड़ा है। क्यों? ईशाना सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं के मालिक ईशानेश्वर काशी में विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। काशी में रविदास और रैदास को भी आना पड़ा है। ये काशी 56 विनायकों की नगरी है, 12 आदित्यों की नगरी है। जिस आदित्य को लेकर, जिस भास्कर को लेकर के, जिस गतिमानता को लेकर के हम काल का निर्धारण करते हैं वो 12 आदित्य केवल काशी में है। एक साथ काशी में उनकी परिक्रमा और दर्शन किया जा सकता है, ऐसा काशी खंडोक्त शास्त्रों में भी वर्णन प्राप्त होता है। ये वो काशी है। और उस काशी में जब ये इस संगोष्ठी की पूर्व पीठिका और ऐसे महापुरुषों और आप जैसे महावेत्ताओं और विद्वानों के बीच में जब ये संगोष्ठी की पूर्व पीठिका निर्धारण हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ये संगोष्ठी देश और दुनिया में एक अनूठा मार्गदर्शन करेगी महाकाल की गणना को लेकर के। और इसमें हमारे जितने भी संगठन है, चाहे विज्ञान भारती हो और भारत सरकार है, मध्य प्रदेश शासन है, जितने भी ये लोग कार्य कर रहे हैं, वस्तुतः इस महाकाल के काल निर्धारण की जो हमारे वेदों में प्रसिद्धि थी कि उज्जैन ही विश्वत रेखा कर्क रेखा का मूलाधार है, मूल बिंदु है, उसको हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, वारामिहिर ने तो प्रतिपादन किया ही है। लेकिन आधुनिक दिशा से, आधुनिक दृष्टि से जो वैश्विक स्तर पर जो अंग्रेजों ने 1885 में डिम घोष किया कि नहीं, बाहर की ये विषय है, हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके जो अनुसंधान किया है, जो रिसर्च किया है, वो आज सिद्ध होने जा रहा है इस संगोष्ठी के माध्यम से कि भारत की, उज्जैन की वो पावन तपोभूमि है जहां से वारामिहिर ने कर्क रेखा, विश्वत रेखा का निर्धारण करके काल की महागणना की एक नई दिशा निर्धारित की थी। काल गणना को का केंद्र उज्जैन को क्यों माना जाता है? आधुनिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जैसा बताया कि 23.26 अंश पर वो डोंगरा का जो स्थान स्थापित है उसको लेकर के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। हम कह दें कि हमारे पास सोने का घड़ा है तो कहने मात्र से तो नहीं होगा। हमारी वो जो विश्वत रेखा है वो रेखा लक्षण और प्रमाणों के आधार पर ये निश्चित करती है कि उज्जैन की वो महाकाल नगरी, डोंगरा की वो नगरी वही नगरी है जो हमारी 23.26 अंश का निर्धारण करती है। इसलिए ये उज्जैनी जो अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, सिप्राया उत्तरे तीरे केशवार को तू केशव, ये जो केशवार को वहां जो स्थापित हुआ है, इस तरह के तमाम बहुत सारे प्रमाण हमें इस बात का निर्धारण करते हैं कि हमारी जो उज्जैन की नगरी है वो समय मापन और नक्षत्र निर्धारण का केंद्र रहा है। वहां जल घड़ी, रेत घड़ी, इन तमाम घड़ियों के माध्यम से जल मापन होता था। सनई तनई जल का मापन करके हम निर्धारण करते थे। रेत मापन से भी आज दार्जिलिंग वगैरह में जाइए तो चाय को रखते हैं, उससे रेत की बूंदे गिरती है, उसके अनुसार निर्धारण कर देते हैं कितना काल बीत गया। तो जल घड़ी, रेत घड़ी इत्यादि घड़ियों के माध्यम से भी जो निर्धारण होता है, वहां की जीवाजी की वेदशाला सूर्य सिद्धांत के आधार पर जो आधारित है, वहां तमाम इस प्रकार के आधुनिक केंद्र और विज्ञान है। और विशेष करके विनायक पाटेकर जी ने जो अपनी ये घड़ी जो का निर्माण वैदिक विज्ञान के आधार पर युगाब्द को लेकर के, और जो उसमें इन्होंने जीपीएस लगाया है कि जो काल का अवांतर अक्षांश जो कहीं कहीं अंतरित होता है, अलग
क्षेत्र में, अलग प्रदेश में, अलग जगहों में, उन सबको सूक्ष्म रूप से निर्धारित करता है। ये निश्चित ही इस प्रकार का अभिनय जो प्रयास है, ये हमारे लिए स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। और हमारी ये संगोष्ठी, हमारे आयोजकों के द्वारा ये जो संकल्प लिया गया है, निश्चित ही भारत की नई दिशा और नूतन दिशा के साथ साथ काल मापन का निर्धारण उज्जैन की महाकाल नगरी में एक वैज्ञानिकों की पावन उपस्थिति में, आप सब महापुरुषों की पावन उपस्थिति में, विद्वानों की पावन उपस्थिति में निर्धारित करेगी। मैं समय बहुत नहीं लूंगा, 5 मिनट के समय में हम कुछ थोड़ा ही बोल सकते हैं। आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मंच को पुनः सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।